हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि देखा, परावर्तन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा प्रकाश पूरा हो गया। हम लोगों ने प्रकाश, प्रकाश के गुण और प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन किया और परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी अध्ययन किया। तो आज से हमारा अगला पॉइंट आता है दर्पण के बारे में। अब हम लोग इस लेक्चर से हम लोग ये बात करेंगे कि दर्पण होता क्या है। दर्पण जैसे कि हम लोग अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो हमारा चेहरा शीशा में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम लोगों का चेहरा या कोई भी वस्तु है अगर शीशा में दिखाई दे रहा है, क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? तो आज हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि दर्पण आखिर होता क्या है, बनता कैसे है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो दर्पण है क्या? दर्पण का मतलब ये कोई भी एक पारदर्शी माध्यम ले लो। पारदर्शी माध्यम का ये मतलब होता है कि जिसके आर पार हम देख सकें। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि जिसके आर पार हम देख सकें। जैसे हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। हमने कोई एक कांच लिया, यहाँ देखिए, हमने एक कांच लिया है। यह कांच कैसा है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये होता है कि इसके आर पार हम देख सकें। अगर हम ये आपके सामने से लगा दें, हम इसके पीछे हो जाएं, तो आप हमें देख ले रहे हैं, तो ये माध्यम कैसा हुआ? कांच कैसा माध्यम हुआ? कांच एक पारदर्शी माध्यम हुआ। मतलब कि कोई भी ऐसा माध्यम हो जो कैसा हो? पारदर्शी हो। अब इसको एक पृष्ठ, इसमें दो पृष्ठ है, एक ये सामने वाला और एक ये पीछे वाला। तो अगर इस पृष्ठ को हम कलई करके, यानी इस दो में से किसी एक ही पृष्ठ को, चाहे ये कलई कर दो चाहे ये वाला, दो में से किसी एक पृष्ठ को कलई कर दो, तब उससे यह एक परावर्तक तल, जैसे हम इस पृष्ठ को क्या करेंगे? कलई, तो ये वाला तल हमारा परावर्तक तल बन जाएगा। परावर्तक का मतलब तब हमारा शकल यानी हमारा चेहरा इसमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है? तब यह जो उपकरण बना, यह जो यंत्र बना, इसी को हम नाम देते हैं दर्पण। आगे समझे? तो इसका कहने का मतलब यही है कि कोई एक पारदर्शी माध्यम के किसी एक पृष्ठ को, किसी एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं। इसी यंत्र को हम लोग दर्पण कहते हैं। तो हम लोग एक दर्पण की सहायता से देखते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे हम एक छोटा सा कांच लिए हैं। अब आप लोग देखेंगे, उसमें जो था उसमें हमारा आर पार दिखाई देता था। क्या इसमें आर पार दिखाई दे रहा है? आप लोग अगर ध्यान से देखें, हम इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको। क्यों दिखाई दे रहे भाई? उसमें था, उसमें हम आर पार दिखाई दे, लेकिन इसमें हम हमारा परावर्तक फिगर इसमें बन रहा है। क्या है यह भी एक पारदर्शी कांच ही है। यह देखो, इसके तरफ हमने कलई किया। कलई मतलब इसको हमने पेंट कर दिया। ठीक है ना? यानी कि जब किसी भी एक प्लेन कांच को, वो भी समतल होना चाहिए और पारदर्शी, जब पारदर्शी कांच को अगर हम एक पृष्ठ को कलई करते, ध्यान से आप लोग देखिए, तो ये हम क्या किए हुए हैं? कलई किए हैं। कलई मतलब इसको लाल ऑक्साइड होता है, उसी से हम लोग इसको रंग दिए हैं। जब किसी लाल ऑक्साइड से इस पे लेप कर देते हैं, लेप मतलब इसको पेंट कर दें, तो इसका एक पृष्ठ को कलई करते हैं, तो जो अगला वाला पृष्ठ होता है, यह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा शकल इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ? यह एक परावर्तक पृष्ठ हो जा रहा है। ठीक, यानी कि दर्पण का मतलब यही होता है कि कोई एक पारदर्शी माध्यम को एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने पर प्राप्त दर्पण, प्राप्त यंत्र दर्पण कहलाता है। आइए समझ में? तो वही हम इसमें इसकी परिभाषा लिखे हुए हैं। किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल, जैसे हमने दिखाया, क्या यह क्या है? हमारा पारदर्शी है। इसके हम आर पार देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये हुआ पारदर्शी। पारदर्शी तल के एक पृष्ठ को कलई करके, अब इसका एक पृष्ठ कलई कर दो, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। जब हम एक पृष्ठ को कलई करेंगे तो दूसरा पृष्ठ क्या क्या हो जाएगा? परावर्तक। जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, यह भी एक पारदर्शी है, लेकिन एक पृष्ठ को हमने क्या किया? कलई, इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन गया। तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि किसी दर्पण में हमारा चेहरा या शकल दिखाई तभी देगा जब
कोई भी पारदर्शी कांच हो, उसका एक पृष्ठ क्या किया हो, कलई किया हो, तब उससे बनने वाला यंत्र हमारा दर्पण कहलाता है। आई बात समझ में? ये था दर्पण की परिभाषा, और हमने जाना कि हमारा शकल या हमारा चेहरा किसी दर्पण में दिखाई तभी देगा, कब? जब कांच का एक भाग कलई किया हो, यानी जब किसी पारदर्शी माध्यम का एक भाग कलई किया हो, तभी हमारा जो भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तब हमें इसमें दिखाई देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिए कि दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। मतलब कि दर्पण की आकृति, आकृति मतलब जैसे दर्पण हम लोग बांटेंगे दो भागों में, कौन कौन से? एक होता है यही समतल दर्पण, एक क्या होता है, समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में अगले वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम लोग इसमें केवल समतल दर्पण और उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ये समतल दर्पण, देख लीजिए, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो इस वीडियो में हम केवल समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। आई बात समझ में? तो इसकी समतल दर्पण का देखिए, समतल दर्पण प्लेन मिरर, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब ये पृष्ठ क्या है, समतल का मतलब जिसको हम समथर कहते हैं ना, समथर बोलते हो ना, समथर वो नहीं, वो समथर नहीं, वो समतल ही होता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसमें ऊबड़ खाबड़ ना हो, ऐसा पृष्ठ जिसमें ऊबड़ खाबड़ एकदम प्लेन हो, उसी को हम लोग समतल कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जो समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा समझे? तो जैसा कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यह कोई कांच है, ऐसे अगर हम इसको ऐसे रख दें, यह कोई कांच है, इसके हमने एक पृष्ठ को ये जो किए हुए, इसका मतलब ये, इसको देखो कलई किया हुआ पृष्ठ, यह पृष्ठ कैसा है, कलई मतलब इसको पेंट किए हुए, और वो पेंट होता किसका है, लाल ऑक्साइड का बना होता है। तो इसको हमने कलई किया है। फिर इसका अगला वाला पृष्ठ क्या हो जा रहा है, परावर्तक। परावर्तक मतलब जब इधर से हम प्रकाश को डालेंगे, इससे टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ऐसा समझे? जबकि जो पारदर्शी होता है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें हम अगर टार्च इधर से जलाएंगे तो उसमें आर पार हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जब कोई समतल दर्पण होगा, अगर उस पे हम प्रकाश को जलाएंगे तो प्रकाश पार नहीं होता, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये किसका गुण होता है, ये गुण होता है दर्पण का। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समतल दर्पण के बारे में समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण का गुण क्या होता है, इसके कुछ गुण भी हैं, अब हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं समतल दर्पण के गुण। तो हम समतल दर्पण के कुछ गुण लिखे हुए हैं, जो कि हम आपको समझाते हैं। पहला गुण क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग समतल दर्पण के सामने यानी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, और वह जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। क्या होता है, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रतिबिंब बनता है सीधा। अगर हम सीधे तो उसमें भी हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो भी सीधा ही बनता है और आभासी बनता है। ये है समतल दर्पण का पहला गुण। कि जैसा कि हम आपको अगर दिखाएं, अगर ये हम कोई कांच लिए हैं, अगर इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम मार्कर को इसमें सीधा पकड़े हुए हैं, तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं, यह प्रतिबिंब आभासी होता है। यह है समतल दर्पण का पहला गुण। है क्या समझ में? दूसरा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग समतल दर्पण सामने खड़े होते हैं, जितने बड़े हम लोग हैं, जब 5 फीट के हैं, तो समतल दर्पण में हमारी ऊंचाई भी 5 फीट ही होगी, न उससे छोटा होगा न उससे बड़ा। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के यानी बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता। ये है समतल दर्पण का दूसरा गुण। क्या, कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के आकार के बराबर, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका आकार भी उतना ही बड़ा
बनेगा। ये है समतल दर्पण का दूसरा गुण। दूसरा क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। मतलब कुछ समझ में आया नहीं? चलिए समझते हैं। जैसे अगर हमारी ऊंचाई कितनी है, मान ले रहे हैं हमारी ऊंचाई है 5 फीट। कितनी? 5 फीट। तो अगर हमारा पूरा प्रतिबिंब, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में एक बार में देखना हो, कितनी बार में? एक बार में पूरा पूर्ण प्रतिबिंब अगर हमें देखना हो, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो उस वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब ऐसे समझते हैं, जैसे अगर कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उस वस्तु की ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितना है, 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। तो इस वस्तु को किसी दर्पण में हमें पूर्ण देखने के लिए, एक ही बार में अगर हमें पूर्ण देखना हो, तो इस जो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मीटर। मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर किसी वस्तु को एक बार में पूरा किसी दर्पण में देखना है, तो दर्पण की ऊंचाई हमेशा वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब अगर वस्तु है 6 मीटर तो दर्पण 3 मीटर, वस्तु है 5 मीटर तो दर्पण 2.5 मीटर, अगर वस्तु है 10 मीटर तो दर्पण 5 मीटर। यानी कि हमेशा उस वस्तु की अगर आधी ऊंचाई का दर्पण है तो हम एक बार में पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। आगे सुनिए, ये था हमारा तीसरा गुण कि यच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2, यानी जितनी ऊंचाई की वस्तु होगी दर्पण की ऊंचाई उसकी, देखो यहाँ यच था, यहाँ में h/2 यानी उसकी आधी होगी। ठीक है, ये था हमारा तीसरा गुण। चौथा गुण क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे। इसका मतलब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग दर्पण के जितने पास होते हैं प्रतिबिंब भी उतना पास बनता है, हम लोग दर्पण से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी हमसे दूर जाता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि हम लोग दर्पण के जितने पास होंगे प्रतिबिंब उतनी पास बनेगी, हम लोग दर्पण से जितने दूर होंगे प्रतिबिंब उतनी दूर बनेगी। यानी अगर हम दर्पण से 2 मीटर दूर खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 2 मीटर पीछे बनता है। अगर हम लोग दर्पण के 1 मीटर दूरी पे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर बनता है। इसका ये कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। कुल कहने का मतलब ये है कि हम दर्पण में जितना आगे खड़े होते हैं हमारा प्रतिबिंब दर्पण में उतना पीछे बनता है। ठीक है, ये था हमारा चौथा गुण। पांचवा क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका क्या मतलब है, कोई भी समतल दर्पण का मतलब हमने समझाया। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होने का ये मतलब, अगर समतल दर्पण बड़ा सा ले लो, उसको चाहे वस्तु चाहे जहां रख दो उसका प्रतिबिंब हमेशा उस दर्पण में दिखाई देगा। इसका मतलब यही है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगर एक बड़ा सा समतल दर्पण ले लो, अगर उसके सामने वस्तु चाहे जहां रखो उसका प्रतिबिंब उसमें जरूर दिखाई देगा। इसका यही कहने का मतलब है कि समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत, उसकी कोई ओर छोर नहीं है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया। दर्पण आकार के रूप में 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। फिर हमने समतल दर्पण की परिभाषा देखा और फिर समतल दर्पण के ये 5 गुण देखे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।